जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अस्त्र मार्क 2 का परीक्षण होगा इस महीने। डीआरडीओ एफआईसीवी और एफआरसीवी परियोजना में शामिल करेगी प्राइवेट कंपनीज को। भारत में स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट वेंचर्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जल्दी रिवील करेगी नई स्पेस पॉलिसी। रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठाकर चाइना रशियन टेरिटरी पर कब्जा करने की तैयारी में। और चाइना के 30 वॉर प्लेन्स ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का किया उल्लंघन। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट यानी कि अस्त्र मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगा, तो इस मिसाइल का पहला परीक्षण इसी महीने आयोजित किया जाने वाला है। और सोर्सेज का कहना है कि अस्त्र मिसाइल का जो ये मार्क 2 वर्जन है ये एक रियल गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डीआरडीओ अपने फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि एफआईसीवी और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि एफआरसीवी इन दोनों ही परियोजनाओं के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश में है। यानी कि इन दोनों ही परियोजनाओं को प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी के साथ विकसित किया जाएगा। और बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें ये जानना है कि एफआईसीवी और एफआरसीवी इन दोनों परियोजनाओं में क्या फर्क है, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बना चुके हैं। उसके माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में स्थित आईएनएस उत्कृष्ट में आयोजित की गई एक खास सेरेमनी के दौरान इंडियन नेवी की सर्विस में लेटेस्ट एवियोनिक्स के साथ ALH Mark 3 MR हेलीकॉप्टर्स की एक नई स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया है। इस स्क्वाड्रन का नाम है INAS 325 और इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन की गई ये ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन है और इस स्क्वाड्रन का निकनेम है ईगल आउल। और नेवी ऑफिशियल्स के मुताबिक ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर की ये स्क्वाड्रन ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड की सर्विलियंस और लॉन्ग रेंज सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगी। और ये न केवल इस रीजन में मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद भी कर सकेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ड्रोन डिलीवरी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर स्काई एयर मोबिलिटी की तरफ से उनके एक लॉन्ग रेंज UAV का खुलासा किया गया है। इस UAV की खास बात यह है कि ये 6 किलोग्राम के पेलोड कैपेसिटी के साथ 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। और कंपनी का कहना है कि उनके इस UAV का जो इंड्योरेंस टाइम है वो 90 मिनट्स का है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ मल्टी रोटर्स के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा फास्टर है। और कंपनी का कहना है कि इस UAV का इस्तेमाल इंट्रा और इंटरसिटी के साथ इंटर कार्गो मूवमेंट्स के लिए भी किया जा सकता है। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत की कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 22 जून को लॉन्च की जाएगी और इस सैटेलाइट को फ्रांस के एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और जो ये GSAT-24 सैटेलाइट है जिसका वजन करीब 4180 किलोग्राम है, तो ये DTH एप्लीकेशंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पूरी पैन इंडिया कवरेज प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार जल्द ही एक नई स्पेस पॉलिसी का खुलासा करेगी और कहा गया है कि भारत की इस नई स्पेस पॉलिसी में भारत के अपने खुद के स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट वेंचर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि कम से कम दर्जन भर लॉन्च पैड्स LOC के पास एक्टिव हैं जो कि आतंकियों से पूरी तरीके से भरे हुए हैं और वे या तो भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है या फिर इंडियन आर्मी पोस्ट पर हमला करने की। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे फोर्सेस भी इनको काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से हमेशा तैयार है। मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के बीच परमानेंट इंडस कमीशन एनुअल रिपोर्ट को साइन किया गया है और भारत की तरफ से इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि हमारी सारी परियोजनाएं इंडस वाटर ट्रीटी के सभी प्रावधानों के अनुरूप है। सोर्सेज का कहना है कि इस मीटिंग के दौरान कोई टेक्निकल डिस्कशन तो नहीं हुआ है और न ही उस बात पर डिस्कशन हुआ है जिस पर पाकिस्तान ने वेस्टर्न रिवर्स पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के डिजाइन पर ऑब्जेक्शन जताया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में एक इन्वेस्टिगेटिव ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर द कलेक्शन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें कुछ ऐसी इमेजेस और कुछ ऐसी डिटेल्स मिली हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि चाइना की एयरफोर्स और आर्मी रशियन बॉर्डर एरियाज के पास सीक्रेटिव तरीके से एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रही है। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स ये सभी इंक्लूड हैं और इस दौरान लाइव फायर एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की गई हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज मिलिट्री द्वारा ये एक्सरसाइज इस साल फरवरी और मार्च में रशिया के कम आबादी वाले खबरस्क और उसूरिस्क नाम के क्षेत्रों के पास उस्सूरी नदी के साथ कंडक्ट की गई थी। और चाइनीज मिलिट्री द्वारा कंडक्ट की गई एक्टिविटीज असामान्य इसलिए है क्योंकि इस रीजन में ये इकलौता ऐसा बॉर्डर है जो चाइना रशिया के साथ शेयर करता है। और ये मिलिट्री ड्रिल्स एक ऐसे समय पर कंडक्ट की गई हैं जब चाइना पब्लिकली तो ये दिखा रहा है कि जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो वो रशिया के सपोर्ट में है, लेकिन वहीं पीछे पीछे सीक्रेटली चाइना रशियन बॉर्डर्स के पास मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। और सीनियर इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक चाइना ने फरवरी के महीने से ही रशियन बॉर्डर्स के पास काफी चुपचाप तरीके से अपनी एयरफोर्स और आर्मर्ड यूनिट ड्रिल्स को स्टार्ट कर दिया था और वो भी रूटीन एक्सरसाइज के नाम पर। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि चाइना की एक्टिविटी ग्लोबल लेवल पर सामने इसलिए नहीं आ पाई
क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान अभी इस समय रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और ताइवान स्टेट पर चाइनीज मूवमेंट पर है। और इसलिए इस बात की भी संभावना हो सकती है कि अभी रशिया यूक्रेन के साथ एंगेज है, तो इसका फायदा उठाकर हो सकता है कि चाइना की नज़र अब रशिया की टेरिटरी पर हो। और ये तो हर कोई जानता है कि अगर चाइना रशिया की टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, क्योंकि विस्तारवादी वाली सोच के साथ धोखा देना चाइना की पुरानी फितरत है और इसी के चलते ऐसा कोई है नहीं जिसका चीन के साथ सीमा विवाद ना हो। आज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS अरिंजे ने ATS गुजरात के इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर अरेबियन सी पर एक पाकिस्तानी बोट जिसका नाम है अल नुमान, तो इसे सीज किया है और इस बोट से कुछ संदिग्ध गैर कानूनी चीजें भी बरामद हुई हैं, जो कि ये बोट अपने साथ कैरी कर रही थी और इसलिए आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस बोट के क्रू को ओखा लाया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज बुधवार को यूनियन कैबिनेट की तरफ से छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दांतेवाड़ा और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के इंटीरियर एरियाज से CRPF के कांस्टेबल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रैली के माध्यम से रिक्रूट होने वाले नेटिव ट्राइबल यूथ को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट देने के अप्रूवल को पास किया है और इस अप्रूवल से बीजापुर, दांतेवाड़ा और सुकमा के इंटीरियर एरियाज के करीब 400 ट्राइबल युवाओं को एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि वे यूक्रेन के लिए स्मॉल नंबर्स में कुछ हाईटेक मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम्स को सप्लाई करेंगे और ये रॉकेट सिस्टम्स की सप्लाई US द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली $700 मिलियन की नई सैन्य सहायता के हिस्से के तौर पर है, जिसमें US इन रॉकेट सिस्टम्स के अलावा हेलीकॉप्टर्स, जेवलिन एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स, टैक्टिकल व्हीकल्स, स्पेयर पार्ट्स और ऐसी अन्य सैन्य सहायता प्रोवाइड कर रहा है। और ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे जिन मीडियम रेंज रॉकेट्स की बात की जा रही है तो वे आमतौर पर 70 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं और उम्मीद है कि यूक्रेन इन रॉकेट्स का इस्तेमाल ईस्टर्न डोनबास रीजन में करने वाला है। इसके अलावा आज बुधवार को रशियन ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि वे रशियन प्रेसिडेंट और उनके यूक्रेनियन काउंटरपार्ट के बीच की मीटिंग से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातचीत के लिए एडवांस में तैयारी करने की जरूरत है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि चाइना ने अपने करीब 30 वॉर प्लेन्स एक बार फिर से ताइवान की तरफ भेजे हैं और जिन्होंने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन किया है और पिछले 4 महीनों में अभी तक सबसे अधिक संख्या में चाइना द्वारा भेजे गए वॉर प्लेन्स हैं। हालांकि इसके जवाब में ताइवान मिलिट्री ने रेडियो वार्निंग जारी करी थी और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को भी डिप्लॉय किया था। लेकिन चाइना की सरकार से ऐसा लगता है कि मानो चाइना ताइवान पर अब अपना प्रेशर और बढ़ाने की कोशिश में है। और बाकी जाते जाते आज आपको एक और जोक सुनाते हुए जाते हैं। तो हुआ यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से अभी हाल ही में कहा गया है कि टर्की के जो दुश्मन है तो वो पाकिस्तान के भी दुश्मन है। मतलब ये कुछ ऐसा ही है जैसा भी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि चाइना पर किसी भी तरह का हमला पाकिस्तान पर हमले की तरह होगा, तो ये भी कुछ उसी तरह की स्टेटमेंट है। और बाकी पाकिस्तान के इस कॉन्फिडेंस पर आज इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। और अब समय है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज के दिन 1995 में लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव परमार ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1972 में इंडियन आर्मी की 16 कोर, जो कि व्हाइट नाइट कोर के नाम से भी मशहूर है, तो इसे स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि 16 कोर इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का हिस्सा है और इसलिए आज 16 कोर का 50वां रेजिंग डे भी है। और जबकि आज आर्मी की एजुकेशनल कोर का भी 102 रेजिंग डे है। और जबकि आज के दिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी शुरुआत हुई थी। बाकी आपके लिए आज का सवाल, डर्टी डजन्स तो ये भारत के किस स्पेशल फोर्स का निकनेम है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।